नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा छठी के पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस पाठ को पूर्णतः समझाया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, हेलन केलर के ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। प्रश्न 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर देखिए, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप पे नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी और जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उसकी छाल और पत्तियों का होना, फूलों का खिलना, कलियों को पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकर करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। प्रश्न 3, कुछ खास तो नहीं? हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया? यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर, प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उनके मित्र कह रही हैं कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीज़ों की चाह ज़रूरी करती है जो उनके आसपास नहीं है। मतलब जो उनके आसपास है वह उनका महत्व नहीं समझती और जो उनके आसपास नहीं है वह उन्हीं की चाह रखती है। प्रश्न 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरखुरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती है। प्रश्न 5, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, हमारी आँखें अनमोल होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती आँखों से ही है। जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं। अतः यह ज़िंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। आइए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। निबंध से आगे। प्रश्न 1, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। इसके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक उत्तर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो चौराहे पर कुछ लोगों की भीड़ देखी। वे लोग हाथों में समाचार पत्र लिए हुए और किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में मेरी स्कूल बस आ गई। थोड़ी आगे चलकर स्कूल बस भीड़ पर जाम में फंस गई। आगे जाने पर पता चला दुर्घटना हो गई है। एक वाहन उल्टा पड़ा है। वहाँ का दृश्य देखकर मन दुखी हो गया। लगभग 15 मिनट बाद मैं विद्यालय पहुँचा। इसके बाद प्रार्थना में शामिल हुआ, फिर कक्षा में गया। उसके बाद धीरे धीरे शांति का वातावरण छा गया। प्रश्न 2, कान से ना सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। कान से ना सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। आंखें तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ें नहीं सुन पाते तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मूक फिल्मों की तरह देखते हैं। ना सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप में नहीं कर पाता होगा। प्रश्न 3, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो तो तुम उससे सुनकर
सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। अब कौन कौन से हम प्रश्न करेंगे ये लिखना है। प्रश्न 1, किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है? किसी भी चीज़ को चखकर वे क्या है और कैसा अनुभव करते हैं? क्या आप किसी पक्षी की आवाज़ को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं? यह कैसे संभव हो पाता है? क्या आप सूंघकर बता सकते हैं यह कौन सा फूल है? सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ का अंदाज़ा किस हद तक लगा पाते हैं? इस तरह के हम कुछ प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। प्रश्न 4, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। आपको पता है हमारी 4 इंद्रियां हैं, तो अब उनसे हम क्या क्या महसूस करते हैं ये हमें लिखना है। सबसे पहला सुनकर क्या करते हैं? हम किसी भी स्वर को हम सुनते हैं और फिर समझते हैं। कोयल का मधुर स्वर, कौवे की कर्कश आवाज़, माँ की नाराज़गी भरी पुकार, गीत सुनकर गायक की पहचान, और भी बहुत सारे काम हम करते हैं। चखकर, सेब या आम की मिठास, अचार की खटास, मिर्च का तीखापन, इमली का चटपटा स्वाद, स्वादिष्ट भोजन, कड़वी दवा। सूंघकर, फूलों की गंध, पक रहे भोजन की गंध, गैस का रिसाव। छूकर हम क्या क्या महसूस करते हैं? बर्फ़ की ठंडक, आग की गर्मी, कपड़े के प्रकार की जानकारी, शरीर का तापमान। इस प्रकार हम अपने 4 इंद्रियों से कुछ ना कुछ महसूस करते हैं। अब आइए भाषा की बात। प्रश्न 1, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। चिकना, किसकी चीज़ें चिकना लगता है? तेल, घी, क्रीम। मुलायम, रेशमी कपड़ा। खुरदरा किससे लगता है? लकड़ी या छाल। सख्त, लोहा भी होता है, पत्थर, लकड़ी। चिपचिपा, गोंद, फेविकॉल। भुरभुरा, रेत भुरभुरा होता है। अगला प्रश्न, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञा को पढ़ो, समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि यह शब्द क्या है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है। ठीक है, सबसे पहला शब्द है मिठास। मिठास है विशेषण, मीठा। भूख, भूख विशेषण है। शांति, शांत विशेषण। भोलापन, भोला शब्द से बना है विशेषण। बुढ़ापा, बूढ़ा शब्द से बना है विशेषण। घबराहट, घबराना, घबराना एक क्रिया होती है तो क्रिया से बना है। बहाव, बहना भी एक क्रिया है। फुर्ती, फुर्तीला विशेषण। ताजगी, ताज़ा विशेषण। मजदूरी, मजदूर संज्ञा। एहसास, एहसास विशेषण। इस प्रकार हमने इन सब शब्दों को देखा। प्रश्न 3, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुछ शब्द हमारे सामने हैं जैसे अवधि, अवधि में मैं, और, दिन, दीन, मेल, मेल, सिल, शील। इस तरीके के शब्द आपके सामने हैं, आपको इनसे वाक्य बनाने होंगे। पहला देखिए, अवधि। यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है। अवधि, अवधि भाषा के लिए प्रयोग होता है। अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है। में, सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मेल,
मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए। मैल, इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगी। और यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है। और राम और श्याम भाई हैं। दिन, आज दिन बड़ा सुहाना है। दीन, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल, माँ सिल पर मसाला पीस रही है। शील, शील स्वभाव के लोग सबसे अच्छे होते हैं। शील मतलब होता है शांत। अगला प्रश्न देखिए, अनुमान और कल्पना से। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। प्रश्न 2, गली में क्या क्या चीज़ें हैं? गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी और साइकिल लेके खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। गली में एक और कुछ दुकानें हैं। दुकान की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। दुकानों की ऊपर की मंजिल की बालकनी से कपड़े लटक रहे हैं। गली की दूसरी ओर कुछ साइकिलें और मोटरसाइकिल खड़ी है। एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी? दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त। सुबह के वक्त कौन कौन सी आवाज़ें आएंगी? साइकिल की घंटियाँ, मंदिर के लाउडस्पीकर, स्कूटर और ऑटो रिक्शा की आवाज़। दोपहर के समय फेरी वाला, ठेले वाला, कबाड़ी वाले की आवाज़। शाम के समय फिर साइकिल की घंटियाँ, वाहनों का शोर, रेडियो पर बजते गाने, मंदिर में आरती की आवाज़। रात के वक्त आते जाते लोगों के पैरों की आवाज़, कुत्ते के भौंकने की आवाज़, चौकीदार के जागने की आवाज़ और पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़। अगला प्रश्न देखिए, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? अलग अलग समय में गली तो वही रहती है, बस वहाँ आने जाने और रुकने वाले लोग बदलते रहते होंगे। सुबह और शाम के समय वहाँ हलचल रहती होगी तथा दोपहर और शाम में शांति छाई रहती होगी। प्रश्न 5, ये तारे गली को कहाँ कहाँ जोड़ती हैं? बिजली की तारें गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती है। टेलीफोन की तारें दूर स्थित मुख्य दूरभाष बक्से से जुड़ी होंगी और केबल की तारें टीवी टावर से जुड़ी होंगी। प्रश्न 6, साइकिल कहाँ से आकर कहाँ जा रही होगी? साइकिल वाला घर से आकर कार्यालय जा रहा होगा। आखिरी प्रश्न देखिए, इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जीने के लिए मनुष्य के पास जो साधन उपलब्ध हैं उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं हमें उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।